आज हम पढ़ते मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर हमने पढ़ना है। तो मेटेलिक करैक्टर वेरिएशन देखना है कि टॉप टू बॉटम क्या होता है और लेफ्ट टू राइट क्या होता है। तो वेरिएशन की बात करें अगर इन ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम जो होता है आपके पास मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर का लफ्जी मतलब यही है कि एक मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। एक मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो आपको पता है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है जी। मेटेलिक करैक्टर आपके पास इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। ठीक है जी। और अगर हम पीरियड की बात करें तो आपको पता है तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो जाते हैं टॉप टू बॉटम, जिस वजह से मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज कर जाता है। तो पीरियड की बात करें, पीरियड में मेटेलिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट आपके पास डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करता है जी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है वो लेस होती जाती है। और नॉन मेटेलिक करैक्टर आपके पास इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसमें से किसका मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है जी? किसका मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होगा इसमें से? या इसको चार्जेस को छोड़ दे, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। हाँ जी, विच वन हैज मोर मेटेलिक करैक्टर? सोडियम। हाँ जी, सोडियम का होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपके पास डिक्रीज कर रहा है जी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो होती है वो कम होती जा रही है। तो ये आपके पास मेटेलिक करैक्टर था। आगे फिर हम देखेंगे एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, वो बाद की बात है। तो अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो होता है उसको कैसे, आपको पता है ऑलरेडी, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फ्रेंशियम नीचे और रेडियम। इसी तरह आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ट्रिलियम, इसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टाटीन, एसपी, बिस्मथ। इसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ट्रिलियम, प्लोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो अब यहाँ पर ना आपके पास हमने देखना है कि मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से और मेटलाइट कौन से। तो ये देखे जिनको मैं ब्लू से शो करवा रहा हूँ, ये आपके पास मेटलाइट हैं जी। ठीक है, जिनको मैं ब्लू से शो करवा रहा हूँ, तो ये आप लोग याद रखें, लाजमी रखें। इसको याद रखने का ये तरीका है, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आए। ठीक है,
तो इससे आप याद कर सकते हैं एक सेंटेंस की मदद से, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन आए। तो ये अब एक ये लिखने का पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद ये था कि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल पता चल जाए कि कौन सा मेटल है और कौन नॉन मेटल। तो याद रखे जी, जो आपके पास मेटलाइड हैं, ये सारे क्या हैं, मेटलाइड हैं। ये आपके पास, ये मैं जिनको सर्कल कर रहा हूं, ये आपके पास मेटलाइड्स हैं। मेटलाइड के ऊपर जो आपके पास हैं वो याद रखे वो नॉन मेटल होंगे। जितने भी ये सारे हैं मेटलाइड के ऊपर, ऊपर वाले एलिमेंट्स जितने भी होंगे, अपर एलिमेंट्स, वो नॉन मेटल होंगे। और मेटलाइड के नीचे आपको ट्रिक बता रहा हूं, मेटलाइड के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मेटल होंगे जी। ठीक है, ये बात याद रख लें, मेटलाइड के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे आपके पास नॉन मेटल। मेटलाइड के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ये आपके पास मेटल हो जाएंगे जी। तो आपको ये पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद यही था कि आप मेटलाइड याद कर लें, उससे ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स अगर आपको पता होते हैं, बेसिकली 8 ग्रुप के एलिमेंट्स तो याद होते हैं सबको। तो इससे इजीली आप बता सकते हैं कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। अब ये जो पीरियोडिक टेबल था ना, इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे। वो डिफेक्ट्स कौन से, डिफेक्ट्स, अब इसमें यह था कि आपको पता है कि एक जो एलिमेंट होता है वो मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक एलिमेंट जो होता है ना, उसकी वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स का आपको पता है जी कि जो उसकी एलिमेंट्स की वेरियस फॉर्म्स होती हैं जिनमें वो एग्जिस्ट करता है, उसको एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं। बहरूपिया जो होता है, तो ये पीरियोडिक टेबल में उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स को पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर टिन है हमारे पास। अब टिन की दो इकसाम है हमारे पास। पहली है जी वाइट टिन, वाइट टिन। सेकंड हमारे पास होती है जी ग्रे टिन। वाइट टिन जो होता है इसको आप बीटा टिन भी कह देते हैं जी। ये आपके पास सॉफ्ट होता है और डक्टाइल। ये गुड कंडक्टर होता है जी। व्हाइट टिन जो होता है कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर। ठीक है जी। और जो ग्रे टिन होता है इसको आप अल्फा टिन भी कहते हैं। अल्फा टिन जो होता है ये पुअर कंडक्टर होता है जी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लाजमी याद रखें, इनके मुतालिक पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कौन सा टिन कंडक्टर है कौन सा नहीं है। व्हाइट टिन जो आपके पास ये कंडक्टर होता है, ग्रे टिन जो होता है ये आपके पास पुअर कंडक्टर होता है। इसी तरह एलोट्रोपिक फॉर्म्स और है फास्फोरस की। अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म, ये हमारे पास व्हाइट होता है, रेड होता है और ब्लैक होता है। व्हाइट फास्फोरस क्या, इसको हम देखते हैं। व्हाइट फास्फोरस जो होता है ये आपके पास P4 प्लस रेड फास्फोरस का मिक्सचर होता है जी। और ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर होता है जी। व्हाइट फास्फोरस जो होता है ये एक बैड कंडक्टर होता है। फिर हमारे पास ब्लैक फास्फोरस आ जाता है। ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस क्या करता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो शीट लाइक होता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सेमी मेटल होता है और कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर लेता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा व्हाइट फास्फोरस,
ये आपके पास बैड कंडक्टर होता है। ब्लैक फास्फोरस जो होता है ये आपके पास कंडक्टर होता है जी। ये टाइप्स है एलोट्रोप्स की, ये हमने बता रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में इनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। फिर हमारे पास आ जाता है सिलीनियम। सिलीनियम दो हमारे पास, एक रेड होता है जी। रेड फार्म जो होती है ये, इसके 8 मेंबर रिंग होती है रेड फार्म की, 8 मेंबर रिंग, जिसकी वजह से ये नॉन मेटेलिक होता है। SC8 ये नॉन मेटेलिक होता है जी। नॉन मेटेलिक। फिर हमारे पास आ जाता है जी ग्रे। तो ग्रे टिन आपके पास जो होता है जी, इसका चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये कंडक्टर होता है जी, मेटेलिक करेक्टर होता है, इसमें कंडक्टर होता है। तो ये कुछ आपको एलोट्रोपिक फॉर्म्स बताई हैं, तो इनको आप याद रखें। सेलेनियम S8 जो है आपके पास, इसका स्ट्रक्चर ये आपको बता दिया, 8 मेंबर रिंग होती है, इसमें नॉन मेटेलिक होता है। ग्रे जो होता है सेलेनियम, उसमें आपके पास चेन स्ट्रक्चर होता है और वो कंडक्टर होता है जी। तो इसके बाद हम देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, मेटेलिक करेक्टर जो इंक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट एक हद तक। ठीक है। फिर आपको पता है कि वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, ये फोर्सेस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इस पे डिपेंड करते हैं फोर्सेस बिटवीन एटम्स, फोर्सेस बिटवीन एटम्स, आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ये वीक हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अगर पीरियड की बात की जाए तो पीरियड में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अक्रॉस द पीरियड जो होते हैं, वो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो अटेन करते मिडल में, कार्बन तक आप कह लें कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहे हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कार्बन तक, कार्बन से आगे वो डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बाद में आपके पास डिक्रीज करना शुरू कर जाते हैं जी। क्यों डिक्रीज करते हैं? क्योंकि आपके पास लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो डिक्रीज करना शुरू कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर लिथियम से कार्बन तक ये क्या करते हैं जी, इंक्रीज करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपके पास ये कार्बन एंड देन डिक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू नियोन, नाइट्रोजन से नियोन तक डिक्रीज करते हैं जी। ठीक है जी। तो ये रुझान है, लेकिन आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का आप कहें ना कि एक फिक्स रुझान हो, तो वो नहीं आप बता सकते, याद रखने जी। इनका अब्रप्टली जो चेंजेस होते रहते हैं, इनके कोई फिक्स रुझान नहीं है इनका ग्रुप्स में या पीरियड्स में। तो इसको आप लोग रिमेम्बर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है इसको रिमेम्बर करना। लेकिन कुछ ग्रुप्स के हैं जिनको आप लाजमी कर सकते हैं। फिर ग्रुप की बात करते हैं।
तो हम बात करते ग्रुप 1 अल्कली मेटल जो होते हैं जी, अल्कली मेटल जो होते हैं इनका साइज जो होता है लार्ज होता है। ठीक है, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम इनका साइज इंक्रीज करता जाता है, तो आपको पता है साइज इंक्रीज करने से जो फोर्सेस होती हैं क्रिस्टल में वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, फोर्सेस डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं जी। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे जी वो डिक्रीज करेंगे टॉप टू बॉटम। क्यों डिक्रीज करते? क्योंकि साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास फोर्सेस डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो आपके पास ये सर ये डिक्रीज कौन सी फोर्सेस डिक्रीज होती है? मेटेलिक फोर्सेस जो होती हैं आपके पास, साइज बड़ा होता है तो दो मेटेलिक एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि सर अभी इनकी हमने पढ़ा था कि साइज बड़े होने से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना। कब पड़ा है वो इलेक्ट्रॉन सर अभी लास्ट यही लास्ट। करने की प्रॉपर्टी देखी थी हमने, अकॉर्डिंग टू इजीनेस आप कह ले इजी हाउ मच इजीनेस एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड, कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से वो डोनेट कर सकता है। समझ आ रही बात? ये तो हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, सॉरी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे हम। मेटेलिक करैक्टर तो वैसे बोल दिया मैंने, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, के टॉप टू बॉटम ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि साइज बड़ा होता है जी। साइज बड़ा होने से आपको पता है कि मेटेलिक करैक्टर तो इंक्रीज करता है, आप ठीक बता रहे हैं, वो जो पीछे हमने पढ़ा है मेटेलिक करैक्टर तो इंक्रीज करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली दे दिया जाता है, तो इसी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो आपके पास डिक्रीज करते हैं टॉप टू बॉटम। ये इसकी रीजन होती है जी, क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होता है। ऐसे इसकी रीजन ये आप ऐसे समझे, ये छोटे छोटे साइज थे मिसाल के तौर पर, ये देखें, ये अब ये एटम्स हैं, ये ये आपके पास एक लेटेस्ट बना हुआ है मेटल का। अब इनमें कोई स्पेस नहीं नजर आ रही, यहाँ पर भी नहीं है, ये नहीं, यहाँ पर स्पेस नहीं नजर आ रही है आपको, एक अच्छी पैकिंग हो रही है इस मेटल की। लेकिन अब ये देखें, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पर आपको बड़ा जो साइज है, यहाँ पर जरा गौर करें तो यहाँ पर स्पेसिस बहुत ज्यादा पाई जा रही हैं, यहाँ पर इसे वॉइड्स कहते हैं जी, इनको वॉइड्स कहते हैं। तो आपको पता है स्पेसिस बढ़ जाती है तो पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, पैकिंग जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो साइज बड़ा होने की वजह से इनकी पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं आपके पास वो डिक्रीज कर जाते हैं। तो ग्रुप की बात कर ली, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, याद रखें, एक तो फोर्सेस पर, दूसरा हाउ मच इलेक्ट्रॉन डोनेशन, के कितने इलेक्ट्रॉन एक मेटल एटम देता है। तो जितने ज्यादा एक मेटल एटम इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही आपके पास अच्छा बॉन्ड होगा, याद रख लें, मेटेलिक बॉन्ड। एल्युमिनियम 3 देता है तो इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो बेसिकली ये रीजन होती है जी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। लेकिन हैलोजेंस की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपके पास ये नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल का इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, याद रख लें, लेकिन मेटल्स का डिक्रीज करता है। इनका क्यों? क्योंकि वैंडर वाल फोर्सेस जो होती हैं वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना शुरू कर देता है जी। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की, कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास के एक आयन को हाइड्रेशन एनर्जी के, जब आप किसी भी आयन को वाटर में ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर NaCl है, जब इसको आप पानी में ऐड करते हैं, या अकेला सोडियम ले लें, सोडियम का एक आयन है, सोडियम पॉजिटिव को जब आप ऐड करते हैं वाटर में, तो वाटर इसको सराउंड कर लेता है जी। वाटर जब इसको सराउंड करता है, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम को नेगेटिव चार्ज की जरूरत होती है, तो ये सराउंड कर लेता है। तो आपको पता है जब अट्रैक्शन होती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जब भी अट्रैक्शन होती है एनर्जी रिलीज होती है, तब हम कहते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। कि वाटर मॉलिक्यूल जब एक आयन को सराउंड करता है और उसके दौरान जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे आप हाइड्रेशन कहेंगे जी। ठीक है जी, तो इसको आप हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है, चार्ज टू साइज। तो याद रखें जी, जिसका साइज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम। साइज बड़ा होने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल उसको कम सराउंड करते हैं, ज्यादा साइज वाले को कम मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, जिसके ऊपर जितना चार्ज उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए एल्यूमिनियम +3, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, हाँ जी, इसमें किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है जी? एल्यूमिनियम की। हाँ जी, एल्यूमिनियम की, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है जी। ठीक है, इससे पूछा जा सकता है कि आपसे कि हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए तो बेटर है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है जी? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती किस वजह से? इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से, इजीनेस, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। ठीक है जी, तो याद रखे टॉप टू बॉटम जो मेटल होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम कंडक्टेंस जो होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है आपने, क्योंकि मेटल में कंडक्टेंस होती तो हम नॉन मेटल की तो बात ही नहीं कर सकते। तो टॉप टू बॉटम आपके पास मेटल होते हैं, तो मेटल की कंडक्टेंस इंक्रीज करती। क्यों इंक्रीज करती? क्योंकि जी वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं। तो अब हम बात करते हैं जी हैलाइड्स की। जैसा उससे पहले हम देखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन वेरियस ग्रुप्स। तो हाइड्रोजन जो होता है ना वो 3 ग्रुप्स में पोजीशन
बरकरार रख सकता है, यानी 3 ग्रुप के साथ उसकी सिमिलरिटीज हैं और आप कह सकते हैं कि डिफरेंसेस हैं। एक तो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फोर्थ है और ग्रुप सेवन। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 है आपके पास। अब ग्रुप 1 की बात करें अगर हम, तो आपको पता है कि ग्रुप 1 के जो अल्कली मेटल होते हैं इनके साथ हाइड्रोजन का क्या रिलेशन है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी एस सब शेल होता है, हाइड्रोजन के और अल्कली मेटल जो सोडियम वगैरह है उसके भी एस शेल होता है जी। ठीक है, तो दूसरी बात अगर हम करें कि हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए अपना आखिरी शेल, तो अल्कली मेटल जैसे सोडियम है इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो दो मुशाबियत तो ये हो गई। ठीक है जी, और आपको पता है अल्कली मेटल भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन भी जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है जी। ठीक है, ये मुशाबत बता रहा हूं मैं आपको कि सिमिलरिटीज कौन कौन सी हैं। आपको पता है कि जो मेटल होते हैं वो भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आपको जैसे पानी में जब ऐड करते हैं व्हेन डिसोसिएट, सिमिलरली अल्कली हाइड्रोजन जो होते हैं आपके पास आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे मेटल हो गया NaCl हो गया, ये मिलता है तो आयनिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया, ये भी आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है। जैसे अल्कली मेटल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वैसे ही आपके पास हाइड्रोजन आयनिक कंपाउंड बना सकता है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज थी जी पहले ग्रुप के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान। लेकिन अब डिफरेंसेस देखे जाए तो हाइड्रोजन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है। ये जो होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, लेकिन अल्कली मेटल जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो दूसरे लफ्जों में जो होता है कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन मेटल जो होते हैं ये कोई मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं पाए जाते, याद रख ले। ठीक है जी, ये इनमें डिफरेंसेस हैं। तो दूसरे आपके पास आ जाता है जी कि हाइड्रोजन का ग्रुप 7 के साथ क्या रिलेशनशिप है जी, 7 ग्रुप के साथ। तो याद रखे जी, हाइड्रोजन जो होता है वो इनके साथ इस तरह से रिजेंबल करता है कि हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अपना पहले हमने वो बात जो की थी ना कि सॉरी अल्कली मेटल में वो हम बात कर रहे थे, उसमें लास्ट की बात लिखनी है आपने, याद रखे। वो मैंने ऐसे बोल दिया होगा कि ना उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और अल्कली मेटल को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं जी, अल्कली मेटल को एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, अल्कली मेटल भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये बात लिखनी है। और जो आपके पास हाइड्रोजन होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, दूसरी बात, हाँ वो बात मैंने इस तरह से की है कि एस कंप्लीट करने के लिए उसको एक चाहिए और अल्कली मेटल को भी एस कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हेलोजन को आपको पता है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और इसी तरह हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है जी, एक तो ये सिमिलरिटीज हो गई। और हाइड्रोजन जैसे H2 की फॉर्म में मॉलिक्यूल बना लेता है, इसी तरह जो हेलोजन होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन की फॉर्म में मॉलिक्यूल बना लेते हैं जी। और इसी तरह आपको पता है हेलोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड हेलाइड बना लेते हैं। ठीक है जी, फ्लोराइड क्लोराइड बरोमाइड वगैरह। और इसी तरह हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्राइड आयन बना लेता है जी। तो ये बेसिक इनमें सिमिलरिटीज हैं जी। जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्राइड होते हैं ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं।
अब डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस आ गया। जो हेलोजन्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो स्टेबल ऑक्साइड नहीं बनाते, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो स्टेबल ऑक्साइड बना लेता है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस था। अब ग्रुप 4 की बात करते हैं जी। ग्रुप 4, तो ग्रुप 4 के जो एलिमेंट जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इसके वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड होता है, और हाइड्रोजन का भी वैलेंस शेल जो होता है हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गई कि इसका वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड है और उसका वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड होता है जी। दूसरी बात, ये जो आप कह सकते हैं कि कार्बन जो होता है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। इनके जो आप कह ले एलिमेंट होते हैं ग्रुप 4 के, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, और हाइड्रोजन भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन ऐड कर दें तो H2 बनता है और कॉपर आपके पास रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह SnO2, इसमें कार्बन ऐड कर दे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और SN रिड्यूस हो जाता है। तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर सकते हैं जी। तो ये इसके बाद आपके पास आ जाता है जी कि हाइड्रोजन जो होता है वो डिफरेंस भी शो करवाता है। इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, उसे सिर्फ 1 चाहिए। एक तो ये डिफरेंस। फिर कार्बन जो होता है आपको पता है लॉन्ग चेन या कैटिनेशन बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है ऐसा सच कुछ भी नहीं बनाता, लॉन्ग चेन या कैटिनेशन वगैरह नहीं बनाते। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है जी। अब हम हाइलाइट्स पढ़ने से पहले एसिडिक करैक्टर और बेसिक चले वो पहले पढ़ लेते हैं। हेलाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, हेलाइड्स की बात करते हैं हम। हेलाइड्स आपके पास हेलोजिन के बाइनरी कंपाउंड होते हैं जी। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजिन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजिन्स, हेलोजिन्स के बाइनरी कंपाउंड्स को आप हेलाइड कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके अल्कली मेटल की बात करें तो आपके पास आ जाता है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड ETC। ये आपके पास हेलाइड आ जाते हैं जी। तो हेलाइड जो होते हैं ये 3 तरह से हो सकते हैं, आयनिक हो सकते हैं, कोवलेंट हो सकते हैं, पॉलीमेरिक हो सकते हैं और कोवलेंट हो सकते हैं जी। पॉलीमेरिक एंड कोवलेंट। तो याद रखे जी, आपके पास आयनिक हैलाइड जो होते हैं ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास आयनिक हैलाइड बनाते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी। और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट जैसे ब्रिलियम हो गया, ये आपके पास क्या लेके पॉलीमेरिक बनाते हैं जी। जैसे गैलियम हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ये आपके पास पॉलीमेरिक हैलाइड बनाते हैं। ठीक है। और कोवलेंट हैलाइड जो होते हैं आपके पास, वो आगे जो कार्बन के कंपाउंड हो गए या सिलिकॉन हो गया, जैसे सिलिकॉन क्लोराइड PCl3, तो इस तरह के जो कंपाउंड है वो कोवलेंट बनाते हैं। लेफ्ट टू राइट आप कहें कि अगर हम मूव करते जाए तो आयनिक करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है और कोवलेंट करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है जी। ये बात याद रख लें। ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट की हमने बात की है। तो जैसे NaCl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं आयनिक से पार्शियल में कन्वर्ट होते हैं, आयनिक से पार्शली, पार्शली से आपके पास फिर जैसे जैसे सिलिकॉन की तरफ जाते हैं, फिर PCl3 की तरफ जाते हैं, तो वो कोवलेंट आपके पास आ जाते हैं जी।
ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट आप कह लें आयनिक से कोवलेंट की तरफ हमारा जो करैक्टर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो हेलाइड जो होते हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फाजन्स रूल तब आपको ये सारी चीजें बता दूंगा, अभी मैं नहीं बता रहा। फाजन्स रूल हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट चैप्टर कल हम स्टार्ट करेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग होगा। फाजन्स रूल उसमें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको बता दूंगा फाजन्स रूल क्या होता है। तो आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, कोवलेंट के आपको पता है कम होते हैं जी। अब हम बात करते हैं हेड्राइड्स की। हेड्राइड्स क्या होते हैं कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हेड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड जो हाइड्रोजन के होते हैं उनको आप हाइड्राइड कह देते हैं। मिसाल के तौर पर CH4, SiH4, जर्मीनियम हाइड्राइड, SnH4, इस तरह के जो हाइड्राइड है आपके पास उनको आप कह देते हैं जी कि ये हाइड्राइड्स आ गए जी, हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। तो याद रखिए एक बात, हाइड्राइड्स जो होते हैं इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। स्टेबिलिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। कैसे देखे जी, HCl या HF, HCl, HBr, HI। हाँ जी, आप लोग बताएं कि इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है जी, विच वन इज स्ट्रॉन्ग, बताएं। हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ जी, हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है। इसकी रीजन भी सुन ले, क्योंकि दोनों का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है तो अच्छी उनमें ओवरलैपिंग हो जाती है। इनका साइज एक का छोटा एक का बड़ा, ओवरलैपिंग कम, इसका साइज छोटा और बड़ा, इसका साइज छोटा और बड़ा, तो ओवरलैपिंग डिक्रीज होती जाती है। ठीक है जी, जिसकी वजह से बाण जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये थे आपके पास हाइड्राइड्स। इसके बाद हमारे पास एक ही टॉपिक बचता है, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड जो होते हैं आपके पास एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो आप कह लें कि जी वो आपके पास बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो आज की मीटिंग हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर हमारा खत्म है और केमिकल बॉन्डिंग में जो चीज रह गई वो मैं आपको बता दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम मीटिंग एंड करते हैं जी। ठीक है, फिर ये मीटिंग एंड करते, कल इंशाल्लाह हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे जी। अल्लाह हाफिज।